हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। आज डे 1 है। हम आपके पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो रिलेशन एंड फंक्शन है। वास्तव में इसमें NCERT की एक ही बुक चल रही है, वही पार्ट 1 या सेकंड सब मिक्स है उसी में। और हम आज से आपका स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है सेट, समुच्चय। समुच्चय के बारे में हम पढ़ेंगे। वास्तव में हम लोग बहुत से समूहों के बारे में जानते हैं। जैसे एक क्रिकेट टीम है तो वह एक क्रिकेट टीम का समुच्चय होगा। स्कूल बैग है जो हम लोग पढ़ने लेकर आते हैं, स्कूल में लेकर पढ़ने आते हैं। बैग है तो बैग क्या है? बैग बुक और कॉपी और जो भी सामग्री हो, यानी कि पाठ्य सामग्री का समुच्चय है। ताश की गड्डी की बात कर लेते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि कलर डिफरेंट होता है सबका। तो वास्तव में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ताश की गड्डी भी ताश के पत्तों का समूह है। गड्डी, झुंड, समूह, ये सब जो बातें आती हैं हमारे दैनिक जीवन में, वास्तव में झुंड, समूह और ये सब जो बातें हैं, यही क्या कहलाते हैं? मैथमेटिक्स में इन्हें ही हम सेट कहते हैं। जैसे टी सेट, टी शर्ट नहीं, टी सेट, चाय का सेट, शरबत का सेट, ऐसे बहुत से सेट के बारे में भी हमें दैनिक जीवन में पहले से पता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। तो वास्तव में झुंड, भीड़, ये सब जो होता है, इन्हीं शब्दों को मिलाकर हम एक शब्द क्या कहते हैं? सेट। तो आइए जानते हैं सेट क्या होता है। डिफिनीशन यहाँ हम लिखे हुए हैं और भी कुछ चीज़ें लिखे हुए हैं जिनसे हम स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि सेट क्या है। हमारे सब कुछ कह चुकने के बाद अभी हम आपको मौका देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। तो देखते हैं सेट, समुच्चय क्या होता है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित, बहुत जरूरी है, सुपरिभाषित हो और क्या हो, यानी कि वेल डिफाइंड हो, जो है ना, ऐसे समूह या संग्रह को, ऐसे समूह या संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जो वेल डिफाइंड हो वास्तव में, उसे समुच्चय कहते हैं। और भी शब्द इसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना समझ लेना चाहिए पहले, अभी हम उसके बाद और आगे भी जानते रहेंगे। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित और सुव्यवस्थित भी कह सकते हैं, सुपरिभाषित, और भी लिख सकते हैं इसी में, और सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित समूह या संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे ताश के पत्तों का समुच्चय। अब ताश के पत्तों में कितने पत्ते होते हैं? ताश की गड्डी लिखना चाहिए था, पत्तों का समुच्चय तो होता ही है, लेकिन गड्डी लिख दे रहे हैं, गड्डी। ताश की गड्डी का समुच्चय, यानी कि समूह होता है ना एक, तो ताश की गड्डी क्या? ताश के पत्तों का समुच्चय है। ताश के पत्तों का समुच्चय होता है, तो ताश के पत्तों का समुच्चय हो जाएगा, जान चुके हो। फिर ठेले पर फलों का समुच्चय। वास्तव में एक ठेला हो, उस पर क्या रखे होते हैं? फल, केला, संतरा, ये वो सब कुछ रखा होता है। तो वह जो ठेला है वह वास्तव में क्या है? फलों का समुच्चय है। नेक्स्ट, सदन में मंत्रियों का समुच्चय। सदन, संसद भवन जैसे है, तो वहाँ पर कौन जाता है? मंत्री जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे PM भी जाते हैं, वो भी मंत्री होते हैं कहीं ना कहीं। तो वो क्या है? सदन जो है वो क्या कहलाता है? मंत्रियों का समुच्चय कहलाता है। बहुत ईजी है। फिर देखो, स्कूल में शिक्षकों या विद्यार्थियों का समुच्चय। वास्तव में पूरे संसार के शिक्षकों का समुच्चय, पूरे संसार यानी कि वर्ल्ड में जो है विद्यार्थियों का समुच्चय। ऐसे हम कह सकते हैं कि स्कूल में शिक्षकों का समुच्चय, सही है, डिफाइन है ना। उसके बाद जो है विद्यार्थियों का समुच्चय डिफाइन है। स्कूल में विद्यार्थियों का समुच्चय भी डिफाइन है, संभव है। यहाँ तक कि क्लास में विद्यार्थियों का समुच्चय भी वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। फिर सौर मंडल में, याद रखना, अंतरिक्ष में नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष के बारे में, जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं अगर, तो हम लोगों को पता होना चाहिए अंतरिक्ष में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ जो अभी तक ज्ञात नहीं है वो भी है। अब सोचो, जो ज्ञात नहीं है वो भी है, पता नहीं क्या है, ऐसे ही समझो। तो सौर मंडल, यानी कि अपने सौर मंडल में, वो भी याद रखना, कई सौर मंडल हो सकते हैं, तो अपने सौर मंडल में ग्रहों का समुच्चय भी वेल डिफाइंड है। 9 था, 8 किया गया।
सुने होंगे, समझ गए। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, तो उनका समुच्चय जो होता है वो भी है सेट, समूह जो होता है वो भी समुच्चय है। पूर्णांकों का समूह समुच्चय होगा, पूर्णांक संख्याओं से जो बना समुच्चय होगा वो पूर्णांकों का समुच्चय होगा। अब देखो सबसे बड़ी बात है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, चलो यहाँ इक्वल टू 0 लिख लेते हैं तभी सुनने को मिलेंगे। तो इक्वल टू 0 तो 3 गुना 6 3 2 5, तो -2 -3 आ जाएगा। तो क्या शून्य है, तो वास्तव में इतना के शून्यकों का समुच्चय क्या होगा, -2 और -3। लिखने का तरीका अभी हम सीखेंगे। उसके बाद जो है किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समुच्चय। अब ये बताओ किसी कक्षा में अच्छे छात्रों को कोई परिभाषित कर सकता है, जो हमें अच्छा लगता है, जो छात्र हमें पसंद हो, कोई ज़रूरी है किसी और को पसंद हो, या जो हमें अच्छा नहीं लगता है क्या वह किसी और को अच्छा नहीं लग सकता। वैसे तो मुझे हर स्टूडेंट अच्छे लगते हैं, कोई ख़राब नहीं है, सब बहुत बढ़िया हो और सब लोग अच्छे हो, लेकिन हो सकता है किसी के लिए कोई ख़राब हो तो किसी और के लिए वह अच्छा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, और ये वेल डिफाइंड नहीं है तो किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समुच्चय जब हमसे कहा जाएगा लिखने के लिए तो हम समुच्चय नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि अपने कक्षा के अच्छे छात्रों का समूह बनाइए। अब सब लोगों ने बनाया, अब सब लोगों ने अच्छा, जिनको जानते उन्होंने अपना अपना अच्छा बनाया, सबका इधर का उधर, इधर का उधर, सबका अलग अलग हो गया। अब बताओ क्या समुच्चय सही बना? नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा कि सौरमंडल में ग्रहों का समुच्चय लिखिए, सब लोगों ने लिखा है 8 ग्रह का नाम कॉमा लगाकर, किसी का इधर वो किसी का उधर वो, है तो 8 हो। लेकिन छात्रों के अच्छे छात्रों का समूह अगर हमें बनाना हो तो क्या वह डिफाइंड है? बिल्कुल नहीं है, वह डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि सबका अलग अलग हो गया। हो सकता है किसी का मिल जाए लेकिन सबका नहीं मिलेगा। अगर एक का भी नहीं मिला तो समझ लो सब बेकार है। और या तो सभी छात्रों का नाम लिख दिया जाए, तब वो तो पूरे क्लास के छात्रों का समुच्चय हो गया, अच्छे छात्रों का समुच्चय कहाँ हुआ? तब तो अच्छे की बात की है, हम खराब का भी तो बनाया जा सकता है, तो हम कहते हैं खराब विद्यार्थियों का बनाइए। तो वही चीज़ है कि किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समुच्चय डिफाइंड नहीं है, किसी कक्षा के खराब छात्रों का समुच्चय डिफाइंड नहीं है, ये समुच्चय नहीं होता है। ऐसे हम और भी बहुत से समुच्चय, बहुत से सेट तैयार कर सकते हैं और समझ सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। नोट डाउन दिस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अभी तो हमने सीखा समुच्चय किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, हमने सीखा। अब हम सीखेंगे उसको नोट कैसे करते हैं, उसको नोट करने का तरीका भी हमें आना चाहिए, और देखते हैं कैसे क्या होता है। तो उसके पहले समुच्चय के अवयव भी देखेंगे, फिर नोट करने का तरीका। फिर क्या है, समुच्चय के अवयव जान लेते हैं क्या है। एलिमेंट्स ऑफ सेट, तो एलिमेंट ऑफ सेट मतलब समुच्चय के अवयव क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समुच्चय जिन अवयवों के संग्रह से बनता है उन्हें समुच्चय का अवयव कहते हैं। जैसे हमने बहुत से अभी अभी बोले थे, वहाँ पर हमने लिखे थे कि स्कूल के स्टूडेंटों का समुच्चय, तो क्या करेंगे, तो उनका नाम लिखेंगे, उनको थोड़ी ना रखेंगे, या तो उनको ही रख लेते हैं, समुच्चय समूह बना लेते हैं। तो अगर उनको कॉपी में नहीं रख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, उनका नाम लिख देंगे और समुच्चय बन जाएगा। इस तरह से समुच्चय बना सकते हैं हम कॉपी पर, क्योंकि कॉपी पर हमें नोटेशन करना पड़ता है ना, नहीं तो ऐसे समूह बना सकते हैं। जैसे क्लास 11th ए कि 11 ऐसे विद्यार्थी जो क्या क्रिकेट खेल रहे हो। अब क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन ऐसा समुच्चय बनाइए जो आज खेलने जाएंगे, आज चुने गए हैं, तो वो डिफरेंट हुआ ना, डिफरेंट हुआ और बना भी लेंगे। ऐसे लोगों को बुलाकर नाम निकालेंगे, कहेंगे चलो, और बन गया समूह, वो भी समुच्चय हुआ। तो ऐसे ही समुच्चय जिन अवयवों के संग्रह से बनता है। तो ये क्रिकेट की टीम किन अवयवों से बना, जिन स्टूडेंटों को चुना गया उनका नाम, वही क्या है, अवयव है। कैसे, जैसे प्रथम 5 धन संख्याओं का समुच्चय का अवयव क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये तो होता है धन संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 5। वैसे धन संख्या यही नहीं है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो गलत हो जाएगा, धन संख्या नहीं बल्कि धन पूर्ण संख्या है। अब सही होगा, धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय
संख्याओं का समुच्चय जब हम बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, नहीं तो 1 और 2 के मध्य में 1/2 भी तो होता, धन संख्या ही तो है, उसको भी तो हम लिख सकते थे, 1/3 भी लिख सकते थे, 1/4 भी लिख सकते थे, 1/5, 1/6 बहुत कुछ लिख सकते थे, अगर चाहे तो लिखते चले जाए। लेकिन हम अब बदल दिए यहाँ, तो हमने क्या लिखा, धन पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का अवयव क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा, राइट। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समुच्चय के अवयव क्या होंगे, तो बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 26 होते हैं। कौन होता है, ABCD EFG HIJK LMNOP QRST VWXYZ, ये तो होता है। तो यहाँ पर पूरा लिखने से अच्छा है ABCDEF ... लिखते हैं, समझ रहे हो, बीच में सब कुछ होगा, है ना। तो ये क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय के अवयव है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम इनको स्मॉल में लिखें, क्या किसी को कैपिटल में हमने लिखा है, नहीं लिखा है, सभी स्मॉल में लिखे गए हैं, ठीक है। और यानी कि इससे ये पता चलता है कि हम समुच्चय का जो अवयव लेते हैं, अगर हमें मानना ही हो तो जरूरी नहीं 1 2 3 4 5, वो तो स्मॉल लेटर में लिखा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमें खुद मानना हो और हम ABCD में से कुछ मान रहे हो, तो हम क्या मानेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों को मानेंगे हम, क्या, अवयव, याद रखना। फिर आगे तो अवयव लिख दें, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समुच्चय का अवयव हो गया। पहले ही पॉज करके लिख लेना, उसके बाद जो है हम समझा रहे हैं, समझ लेना। फिर देखो समुच्चयों का संकेतन, अब हम पढ़ेंगे, ये तो जान गए हम लोग, समुच्चय के अवयव समझ गए होंगे क्योंकि बहुत ईजी है। अब हम पढ़ते हैं समुच्चयों का संकेतन, नोटेशन ऑफ ए सेट। नोटेशन ऑफ ए सेट क्या होता है, समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, बड़े अक्षरों जैसे ABCD ... XYZ सब कैपिटल में लिखा हुआ है, तो याद रखना कैपिटल में रहेगा वो, कैपिटल लेटर में ही रहेगा वो, स्मॉल में नहीं होगा। स्मॉल में अवयवों को नोट किया जाता है और कैपिटल लेटर में किसको नोट करेंगे, समुच्चय को नोट करेंगे। जैसे कहते हैं कि इसकी उम्र 5 वर्ष होगी, पिता की उम्र, पुत्र की उम्र, ऐसे था ना, XYZ मानते थे, तो ऐसा कुछ मान लेते थे, तो यहाँ पर भी कुछ मानेंगे, यानी कि नोटेशन बनाएंगे। जैसे नेचुरल नंबर के लिए n लिखा जाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को किससे नोट करते हैं, n से नोट करते हैं, क्लास 10th में पढ़े होंगे। और इंटीजर के लिए I नोट करते हैं या Z नोट करते हैं, Z कैपिटल में रहता है, याद रखना। और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव के लिए नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव I नेगेटिव I, ऐसा भी नोट करते थे हम। तो समुच्चय का नोटेशन ही था वहाँ पर, याद रखना। तो होता क्या है, समुच्चयों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ABCD XYZ से प्रदर्शित करते हैं और उनके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ABCD XYZ से प्रदर्शित करते हैं। यदि एक समुच्चय A हो और उनके अवयव, मतलब जैसे समझने के लिए है कि ये तो हो गया डेफिनेशन, कैसे कैसे क्या करते हैं, डेफिनेशन क्या है, लिखना है, समझना है, जान लेना है, अपने आप लिख ले जाओगे। अब देखो मुख्य पॉइंट कि यदि एक समुच्चय, जैसे एग्जाम्पल हो गया, एक समुच्चय A हो और उनके अवयव 1 2 3 7 11 12 हो, तो समुच्चय क्या होगा, तो समुच्चय A होगा, A बराबर होगा उनका अवयव 1 2 3 7 11 12। अब ये बताओ, समूह बनाते हैं तो इकट्ठा करते हैं, अब इकट्ठा करने का क्या तरीका होगा, तो समुच्चयों में अवयवों को इकट्ठा करने के लिए हम मझले कोष्टक का प्रयोग करते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मझले कोष्टक में ही लिखा जाता है, मझले कोष्टक में ही लिखते हैं, बाकी और किसी कोष्टक में नहीं लिखा जाता है। तो समुच्चय के अवयवों को हम किस में लिखते हैं, मझले कोष्टक में लिखते हैं। याद रखना, ऐसे ही लिख दें, यहाँ पर कहीं लिखकर दिखाया नहीं है कि याद कर लो, ये ऐसे ही समझ लेना कि समुच्चयों को, ये भी नोटेशन में ही आता है, संकेतन हो गया ना ये सब। तो नोट कैसे करेंगे, तो समुच्चय A बराबर, ये भी है समुच्चय A बराबर समुच्चय में अवयव 1 2 3 7 11 12, जो हो अवयव वही लिखा जाता है। यहाँ पर हमने अवयव इनको माना तो अवयव को लिख दिया। अब कोई कहे n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, n प्राकृतिक संख्या हम बोल दें, वैसे तो अनंत होती है ना, तो 11 में हम लोग तो अनंत तक कह सकते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सिर्फ कह रहे हैं, अब n हटा दें, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को n से नोट करते हैं। तो n बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक ऐसे लिखते चले जाओ, इन्फिनिट तक, है ना।
जब हम इन्फिनिटी पर लिखते जाएंगे तो लिख सकते हैं, आप पता नहीं लिखते रहो, आएगा ही नहीं, इन्फिनिटी कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये हो गया। ऐसे ही पूर्णांकों का समुच्चय, अब कौन से, धन या ऋण? पूर्णांक बहुत होते हैं ना, जीरो भी तो पूर्णांक है। तो पूर्णांकों का समुच्चय अगर लिखना हो तो चलो जड़ लिखते हैं। और हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पर, अब देखो इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के लिए मझला कोष्ठक लगाएंगे, मध्य में जीरो लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 ये सब आता है एंड सो ऑन, और इसके पहले -1 -2 -3 ऐसे ऐसे एंड सो ऑन, इधर माइनस इन्फिनिटी तक, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये क्या हो गया, पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, नेचुरल नंबर का समुच्चय। और ये क्या है, अपनी मर्जी से लिखा गया समुच्चय। और क्या, कोई बहुत बड़ी बात है। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, इसको हटा रहे हैं, अगर नोट करना होगा तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ से हट चुके हैं, इतने टाइम पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा इसमें और एक और नोटेशन क्या है। एक और नोटेशन ये है कि वास्तव में हम अवयवों को किस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे कोई कहे कि एक समुच्चय ए का अवयव है, तो ऐसे लिखेंगे कि एक समुच्चय ए का अवयव है, तो कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो शॉर्टकट में यानी कि मैथमेटिकल में हम इसको कैसे लिखते हैं, एक ए का अवयव है। तो एक यानी कि वन बिलोंग, इसको बिलोंग बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, बिलोंग कहते हैं। तो वन बिलोंग टू ए, वन बिलोंग टू ए, याद रखना, वन बराबर ए नहीं लिखते हैं, वन बिलोंग टू ए लिखते हैं, ठीक। यानी कि एक समुच्चय ए का अवयव है, फिर देखो दो समुच्चय ए का अवयव है, 2 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए, 3 ए का अवयव है, सत्य है। फिर देखो 4 बिलोंग टू ए, 4 बिलोंग टू ए, कहीं है 4, कहीं नहीं है, यानी कि 4 ए का अवयव नहीं है। तो 4 इज नॉट बिलोंग टू, जैसे इक्वल्स टू लिखते थे, नॉट इक्वल टू लिखते थे, ऐसे हम 4 बिलोंग टू नहीं, बल्कि इसको ऐसे काट देंगे तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग टू। तो 4 इज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 4 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, 5 इज नॉट बिलोंग टू ए, सही लिखे हैं शायद, क्योंकि 5 ए का अवयव नहीं है, देख लो। 6 इज नॉट बिलोंग टू ए, 6 इज नॉट बिलोंग टू ए, सही है, हम सही लिखे हैं। फिर देखो 7 इज नॉट बिलोंग टू ए, गलत लिख दिए, अगर नॉट बिलोंग टू लिखते तो 7 बिलोंग टू ए, ये भी सही है, क्योंकि 7 ए में है, 6 ए में नहीं है, 5 ए में नहीं है, तो ये भी एक नोटेशन है। ऐसे हम जान सकते हैं, बहुत सी संख्या ले सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, चलो ये भी लिख देते हैं, ए बिलोंग टू ए, सही है, बिल्कुल नहीं, तो ए इज नॉट बिलोंग टू ए सही होगा। प्रतीक यही है, यही सब प्रतीक हैं, ये सब समझ में आना चाहिए। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी कि समुच्चयों को हम कैसे निरूपित करते हैं ये देखते हैं। तो वास्तव में समुच्चय निरूपण की 2 विधियाँ होती हैं। नंबर 1, पहले को हम तालिका या रोस्टर विधि, मतलब टेबुलर फॉर्म और रोस्टर मेथड कहते हैं, या तो टेबुलर कहते हैं और या तो रोस्टर मेथड कहते हैं। वास्तव में तालिका मतलब टेबल से बना है, तालिका टेबुलर हो गया, और उसको कहते हैं रोस्टर मेथड, जो सीधे सीधे लिखा हुआ है। तो तालिका या रोस्टर विधि एक हो गया। सेकंड क्या है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, मतलब प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। गुण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, या उसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे तालिका विधि, रोस्टर विधि, यानी कि हम टेबुलर और रोस्टर मेथड पहले पढ़ेंगे। होता क्या है वास्तव में, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को हम मझले कोष्ठक जैसे इस तरह से लिखते हैं, और इसमें मतलब इस रूप में लिखकर निरूपित करते हैं, और 2 अवयवों के मध्य में अर्धविराम मतलब कॉमा, अर्धविराम मतलब कॉमा का चिन्ह लगा देते हैं, और चिन्ह लगाकर हम अलग कर देते हैं। कैसे,
जैसे नेचुरल नंबर के लिए हम लोग लिखे थे ना, नेचुरल नंबर n = 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन लिखे थे ना। तो वास्तव में 1, 2, 3, 4 यानी कि अवयवों को लिखे और क्या किए, देखो मझले कोष्टक में लिखे हुए हैं ना, उसके बाद क्या किए, कॉमा लगाकर अवयवों को क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो ये कौन सा मेथड हो गया, तालिका या रोस्टर मेथड हो गया, है ना, तालिका या रोस्टर मेथड हो गया। आगे ये जो लिखा हुआ है a = 2, 4, 16, 256, तो ये भी क्या हो गया, अवयव है। 2, 4, 16, 256 समुच्चय ए के अवयव है और इनको कॉमा लगाकर अलग करके क्या किया गया है, मझले कोष्टक में लिखा गया है। समुच्चय बी को हम क्या लिखे हैं, पी क्यू आर, किस में लिखे हैं, मझले कोष्टक में। क्या किए हैं, कॉमा लगाकर अलग किए हैं, तो ये सेट हो गया। सी = ए ई आई ओ यू, जानते हो क्या होता है, और उसको मझले कोष्टक में लिखकर कॉमा लगा दिए, तो क्या हो गया, रोस्टर मेथड हो गया। यानी कि मझला कोष्टक लगाओ, अवयव को लिखो और कॉमा लगा दो, तो क्या कहलाता है, रोस्टर मेथड कहलाता है। जैसे डी = ए, बी, सी x, y, z, मतलब क्या है, ये अल्फ़ाबेट के अक्षरों का समुच्चय है। क्योंकि बीच में हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता, बहुत दूर तक लिखना पड़ता, उससे अच्छा इतना लिख दे, बाकी खुद समझ सकते हो। तो ये मझला कोष्टक लगाकर बीच में अवयव को लिखकर कॉमा लगा दो, अवयवों के मध्य अलग कर दो, तो ये मेथड क्या कहलाएगा, तालिका या रोस्टर मेथड, मतलब टेबुलर और रोस्टर मेथड कहलाएगा। तो नोट डाउन, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब नंबर 2, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। हमने पहला सीखा, अब दूसरा सीखते हैं। और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें, जो चीज़ समझ में नहीं आता है उसको आप ज़रूर बताएं, तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो उस चीज़ को बताएंगे अच्छे से। और बहरहाल देखिए, कुछ बचा नहीं है वैसे समझने के लिए। अगर आप वीडियो को आज दोबारा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर भी देखिए नंबर 2, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, जिसको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है, ध्यान से देखिए हम लिखे क्या है, इसको आप समझ जाएंगे तो ये सब कुछ कर लेंगे। यहाँ देखिए, यदि किसी समुच्चय के अवयव में कोई विशेष गुणधर्म हो, अब विशेष गुणधर्म क्या हो अभी जान पाएंगे, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, समुच्चय के अवयव में कोई ना कोई गुणधर्म जरूर होना चाहिए। विशेष गुणधर्म हो तो उस गुणधर्म को मझले कोष्टक में लिखकर प्रकट करने की जो विधि है, हम उसी विधि को गुण विधि या क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। कैसे, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को अभी अभी हम लोगों ने लिखा था 1, 2, 3, 4, 5 लिखे थे ना, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन लिखे थे ऐसे। ऐसे ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को क्या करेंगे, मझले कोष्टक में उसके विशेष गुण को हम लोग क्या करेंगे, गुणधर्म को जो हम लोग मझले कोष्टक में लिखकर प्रकट करेंगे, और वह जो फॉर्म होगा, यानी कि हम उन शब्दों को जो कहा गया है डायरेक्टली, जैसे अंकों को कहा जा रहा है तो हम डायरेक्ट अंकों को नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, उसके विशेष गुण को लिख रहे हैं, क्योंकि इसको संभावित रूप से कंप्लीट नहीं लिखा जा सकता पूरा, लेकिन वास्तव में अगर हम इस टाइप से लिखें तो संभव है इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का विशेष गुण क्या है, विशेष गुणधर्म क्या है, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, ये क्या है, पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, जरूरी है, धन पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, और कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। तो क्या मतलब है, x सच दैट x, यहाँ x क्या है, जैसे कहा जाता था पिता का पुत्र पुत्र के पिता की आयु पुत्र के आयु की इतनी गुनी है, इतना गुना है, ऐसे कुछ दिया रहता था ना, इससे इतना ज़्यादा है, पुत्र की आयु से ज़्यादा है, कुछ दिया रहता था, x y z मानते थे। ऐसे भी हम x को एक संख्या मान रहे हैं, कोई भी संख्या, यानी कि हम कहें x = 5 तो x बराबर कुछ और सकता है। जैसे पिता की उम्र x वर्ष मान लिया गया तो उसका वैल्यू आता था ना कुछ, हम लोग पहले से तो डिसाइड नहीं कर पाते थे, x का वैल्यू हल करते थे तो आता था, यानी कि कुछ भी आ सकता था। तो ऐसे यहाँ से x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। तो कैसे, तो x सच दैट मतलब ऐसा है कि, मतलब x ऐसा है कि x एक धन पूर्णांक है, x सच दैट x, कहीं कहीं ऐसे लाइन बना रहता है तो हम वहाँ पर लाइनिंग करके अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा ये ठीक नहीं लगता है, इसीलिए हम यहाँ ऐसा लिखते हैं।
तो x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। याद रखना, इसके सामने इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो लिखे थे अभी हम, वो क्या था, रोस्टर मेथड था। अब ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो होता क्या है, x सच दैट x, मतलब x ऐसा है कि x एक धन पूर्णांक है। अब कोई धन पूर्णांक सोच लो, कोई धन पूर्णांक सोचो, धन और पूर्णांक चाहे जो सोचो, और वही x के बराबर कर दो, यानी कि 100, 1005, 1,20,000, 70,200, कुछ भी सोचो, क्रम से सोचते जाओ तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 4 दो बार नहीं रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। जो सोचो वही आता जाएगा। तो वास्तव में एक विशेष गुण था, x ऐसा था कि ये धन पूर्णांक था। अब हम सोचते जाएंगे क्रम से और लिखते जाएंगे तो हमें समुच्चय मिल जाएगा। समुच्चय उस रूप में लाना होगा तो हम अंक को लिखते हुए जाएंगे, और समुच्चय हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिखेंगे। और आगे देखते हैं, सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम संख्याओं का समुच्चय। अब सोचो सभी सम संख्या, तो सभी सम संख्याओं को एक साथ थोड़ी ना लिख सकते हैं सम संख्याओं को। तो देखिए, सभी सम संख्याओं के समुच्चय को हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x, मतलब x ऐसा है कि x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है। अब सम संख्याओं को सोचो, जैसे धन पूर्णांकों को सोचते थे, ऐसे अब हम क्या सोचेंगे, सम संख्याओं को सोचेंगे। अब सम संख्याओं को सोचो, 2 4 6 8 10 12, कोई कहेगा हम ऐसे नहीं, हम 100 200 500 सोचेंगे। तो सोचो, उससे नहीं मतलब, लेकिन याद रखना क्रम से लिखा जाता है। अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्रम भी होना चाहिए। शायद उसके बारे में बताया नहीं, हम बताना चाहिए था हमें, अभी बताते हैं। तो ध्यान से सुनिए इसको, ये समझ लेना चाहिए, जरूरी है कि x सच दैट x, मतलब x ऐसा है कि, x ऐसा है कि x एक सम संख्या है। अब एक सम संख्या यहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखे एक सम संख्या है, और कोई होता है नहीं लिखता कि x सच दैट x सम संख्या है, ऐसे भी सही है। और एक सम संख्या है तो पहले एक लिखो, मतलब एक सम संख्या लिखो, फिर दूसरा सम संख्या लिखो, फिर तीसरा लिखो, ऐसे ऐसे हम बहुत लिख सकते हैं। तो वास्तव में ये जो विधि है यह क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। फिर से देख लेते हैं, x दैट x एक सम संख्या है, डिक्लेयर हुआ होगा। अब देखो, प्रथम 100 धन संख्याओं का समुच्चय। अब प्रथम 100 धन संख्याओं का समुच्चय, धन संख्या, हम धन पूर्णांक नहीं लिखे हैं, याद रखो, प्रथम 100 धन संख्याएं लिखे हैं, धन पूर्ण संख्याएं बिल्कुल भी नहीं लिखे। अब देखो, अब क्या हो सकता है, x सच दैट x, मतलब x एक संख्या है जो ऐसा है कि x किसके बराबर है, एक धन संख्या है। कोई भी धन संख्या सोचो, लिख दो, और यहाँ क्या होगा, क्रम से लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्रम से लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ इसके लिए क्रम से लिखना बहुत जरूरी है। तो एक धन संख्या जब हम सोचेंगे तो कैसा सोचेंगे, प्रथम 100 धन संख्याओं का समुच्चय। तो प्रथम 100 धन संख्या, यानी कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है x एक धन संख्या है जहाँ x क्या है, 100 से कम है, 100 से कम है, और 100 के क्या है, बराबर है। तो 100 धन संख्याओं के समुच्चय के लिए ऐसा हो जाएगा। लेकिन वास्तव में सिर्फ 100 धन संख्याएं नहीं होंगी, बल्कि 100 तक धन संख्याओं का समुच्चय ये होगा। अब 100 तक लिखना होता तो 100 संख्याएं, जैसे मान लिया पहला अगर हम 1 लिख दे तो 2 लिख दे, तो 1 और 2 के मध्य ही अनंत संख्या हो जाती है। तो इनके मध्य या तो 100 संख्याएं निकाल कर लिखे हम, या तो 100 संख्याएं निकाल कर लिखें, तो ऐसा संभव है नहीं। तो 100 तक अगर यहाँ पर लिख देते हैं, प्रथम 100 तक धन संख्याओं का समुच्चय, तो धन से शुरुआत करना है। अब सबसे छोटा धन यानी कि 0 के बाद से शुरू होता है। अब 0 के बाद से शुरू होता है तो सोचो क्या होगा, वहाँ सोचते रह जाओगे। हालांकि लिखना होगा तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से जरूर लिख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी सही है कि प्रथम 100 धन संख्याओं, प्रथम 100 तक धन संख्याओं का समुच्चय। पहला क्या होगा, सबसे कम धन संख्या, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, कहाँ तक, 100 तक, जहाँ क्या होगा, x का वैल्यू 100 से कम होगा, लेकिन क्या होगा, बराबर भी होगा, मतलब 100 से ज़्यादा नहीं होगा, बराबर हो सकता है। तो ये फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको नोट कर लीजिए, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा तो है, लेकिन आपको पूरी बातें इसमें बताई गई हैं। आपको हम एक्सरसाइज तक पहुंचा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 में पहुंचा रहे हैं। और ये भी जान लीजिए कि आप एक्सरसाइज 1.1 डेफिनेट रूप से सॉल्व कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, हम उसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे और आप समझ भी जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये चीज़ जो आज पढ़ाया जा रहा है, वीडियो को बहुत सही से देख लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आ गया होगा, हम जान रहे हैं। और एक्सरसाइज निश्चित रूप से आ जाएगा, जो बचेगा उसको हम समझा देंगे। देखेंगे क्या होगा, बुक लेके आएंगे, आप भी बुक ले लीजिएगा, समझ में आएगा फिर बढ़िया से। फिर चलते हैं आगे। हम समुच्चय के में अवयवों का क्रम, जैसे अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि हम इसके बारे में नहीं बताए थे, तो इसको बता दे रहे हैं अवयवों का क्रम क्या होना चाहिए। तो वास्तव में समुच्चय में अवयवों को हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। समुच्चय के अवयवों को हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना हमें कि क्या हो कि एक अवयव एक से अधिक बार ना लिखा हो, बस एक बार लिखा हो, अधिक बार नहीं। कोई भी अवयव एक बार लिखा हो, याद रखना, कोई भी अवयव सिर्फ एक ही बार लिखा हो, ये अनिवार्य है। उसको एक से अधिक बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, वह गलत तरीका होता है। देख लेते हैं। ये जान चुके होंगे, ये पढ़ चुके होंगे, या पढ़ लेंगे आप लोग और नोट कर लेंगे। अब हम यहाँ से समझा रहे हैं। फिर आप देख लीजिए, समुच्चय में अवयव को हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी अवयव को हम एक से अधिक बार बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। ये याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे हम कि कोई भी अवयव एक से अधिक बार लिखे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। जैसे यदि एक समुच्चय ए हो, 1 3 2 4 इसके अवयव हो, अगर इसके एलिमेंट्स जो है 1 2 3 4 हैं, तो वास्तव में वी को देखो, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। तो सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 4 है और सेट बी का एलिमेंट 1 2 3 4 है। तो देखो, इसका क्रम कोई भी हो, देखो क्रम अलग अलग है लेकिन अवयव वही है। तो इसका मतलब ये है, ए और बी से निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ जो है सेट ए इक्वल टू सेट बी। जब हम टाइप ऑफ सेट पढ़ाएंगे तो वहाँ ये भी काम आएगा। याद रखना, जब हम इक्वल सेट पढ़ाएंगे तो बराबर सेट क्या होते हैं, ऐसे ही होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वास्तव में अगर अवयव वही हो, क्रम कोई भी हो, तो वो इक्वल सेट होते हैं। अवयव वही हो और सेट अलग हो तो अवयव वही हो, उनका क्रम अलग हो तो सेट इक्वल होते हैं। और अवयव वही हो और क्रम भी वैसे ही हो तो भी सेट इक्वल होता है। नहीं तो समझ लो कि सेट तब इक्वल नहीं होगा। हमेशा सेट इक्वल होगा कब, जब अवयव एक समान हो, चाहे उनका क्रम अलग क्यों ना हो। ये हो गया। अब देखो नंबर बी को 3 2 3 3 4 1, ये गलत तरीका है। ऐसा हम कभी भी सेट को नहीं लिखेंगे, ऐसे हम कभी भी सेट को नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके एलिमेंट देखो क्या 3 2 3 3 4 1, तो 3 टाइम है। देखो 1 2 3 टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये रॉन्ग तरीका है, हम ऐसा कभी भी नहीं लिखेंगे, ये मेथड रॉन्ग है। अब हम लिखेंगे कैसे बी को, 3 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, अब 4 लिख लिए और 1 लिख लिए। फिर से देखिए, 3 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, 4 लिख लिए, 1 लिख लिए। इसका मतलब क्या है, एक ही अवयव कई बार न लिखकर उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। और याद रखना, b इक्वल टू इतना है तो b इक्वल टू इसको क्रम से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि हम लोग इसका क्रम जानते हैं। ये हुआ क्रम, यानी कि हमें पता चल गया समुच्चय में अवयव का क्रम क्या होता है और वास्तव में किसी अवयव को कितनी बार लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डे में रहेगा। और उसको उम्मीद है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे हमारे वीडियो बनाने से पहले, फिर भी हम उसको बताएंगे और उसमें ढूंढ लेना, जो चीज़ समझ में नहीं आओगा वीडियो को देख लेना ध्यान से, समझ जाओगे एकदम से। और अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।